नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत कुछ परेशान है और कुछ घबराई हुई भी लगती है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन भी अब दबाव बढ़ा रही है। और अब अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ही नहीं बल्कि बाकी जमातें भी सड़कों पर आ चुकी हैं। जमात इस्लामी ने ख़ास तौर पर आज एक बड़े एहतजाज की कॉल दे रखी थी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ। काफ़ी रुकावटें भी लगाई गई, बड़ी जगह पर रास्ते ब्लॉक किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी जमात इस्लामी के कारकुन मुख्तलिफ जगहों पर पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन्होंने जो मेन धरना देना था डी चौक का, उसकी बजाय मुख्तलिफ मकामात पर 3-4 मकामात पर धरने दिए जा चुके हैं। और ये लग रहा है कि हुकूमत की पूरी कोशिश के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तो उन्होंने रोक लिया। इस्लामाबाद में आज एहतजाज नहीं हो सका, लेकिन जमात इस्लामी बहरहाल अपने कारकुनों के साथ आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुकूमत को काफ़ी टफ टाइम देती हुई नजर आई है। अब इसका हल क्या होगा, क्योंकि अता तारड़ साहब ने तो इस वक्त ऐलान कर दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं जमात इस्लामी की क़यादत से। तो क्या आगे चलकर मुज़ाकरात से ये मामला फाहम तफ़हीम से हल हो जाएगा या फिर एहतजाज की ये लहर शदीद भी हो सकती है, इसके हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। अगर PTI की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी आज कुछ बदले बदले पैगामात नज़र आ रहे हैं। एक जानिब ये भी कहा जा रहा है कि नए इंतखाबात की तैयारी की जाए, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुन्नीर भी न्यूट्रल हो जाएं। और इसके साथ साथ ये भी पैगाम दिए जा रहे हैं कि हमारी तो आपसे कोई लड़ाई नहीं, ये लड़ाई तो सिर्फ हुकूमत की जमातें हमसे और आपसे करवाना चाहती हैं। तो ये क्या सूरत हाल है, इमरान खान साहब की तरफ से ये पैगामात किस बात की तरफ इंदियाँ हैं, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ अदालती मामलात की भी खबर लेंगे जहाँ पर मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार नजर आता है और इस सिलसिले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया है। क्या अब भी हुकूमत या इलेक्शन कमीशन किसी भी तौर रोक सकेंगे इस मामले को और ये नशिस्तें PTI को वापस नहीं मिलेंगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब की आज जो गुफ्तगू थी बन्नू के अमन जलसे में, इसके हवाले से भी जिक्र करेंगे, जहां पे वो वाजे कह चुके हैं कि कोई फौजी ऑपरेशन वो अपने सूबे में नहीं होने देंगे। ये सब कुछ बड़े अहम मामलात हैं और तेज़ी से बदलती सूरत हाल में इसके हवाले से हम गुफ्तगू भी करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इमरान साहब, बात का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं कि जो आज हमें नज़र आ रहा है कि जमात इस्लामी की तरफ से एक अच्छा एहतजाज होना था डी चौक पर, लेकिन उसको ज़्यादा अच्छा एहतजाज बना दिया हुकूमत ने कि जब इतनी रुकावटें भी खड़ी की, हमने देखा कि लोग गिरफ्तार भी हुए, कारकुन उनके काफ़ी, और कंटेनर्स खड़े कर दिए गए जिससे आम शहरी बड़े परेशान भी रहे। लेकिन इस सब के बावजूद भी बहरहाल किसी न किसी तौर ये लोग एहतजाज के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचने में कामयाब हो गए। तो आप समझते हैं कि एक सक्सेसफुल शो था ये जमात इस्लामी की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, बात सीधी सी है कि अगर कोई बंदा ये समझे कि जमात इस्लामी की कॉल होगी और जमात इस्लामी जो है वो पूरे इस्लामाबाद शहर को ब्लॉक कर देगी, तो ये उसकी खाम ख्याली हो सकती है। लेकिन आज हुकूमत ने जमात इस्लामी की ये जो कमी थी उसको दूर कर दिया और पूरा शहर जो इस्लामाबाद अमलन आज वो आप ये समझे कि सील ही रहा है, पूरा शहर बंद ही रहा है। और ये बड़ा एक अजीब मामला है। आप देखें कि जब कभी भी अपोजिशन की तरफ से कोई भी एहतजाज अनाउंस किया जाता है, किसी की भी एहतजाज की डेट दी जाती है, तो उस एहतजाज के ऐलान के बाद हुकूमत क्या करती है कि वहाँ पे दफ़ा 144 लगा दी जाती है, नाफिज कर दी जाती है, वहाँ पे कंटेनर खड़े कर दिए जाते हैं। और अगर वैसे उस जमात की तरफ से कोई हाइप नहीं भी क्रिएट हो रही, तो ऐसे हालात बना दिए जाते हैं कि ख़ुद ब खुद हाइप क्रिएट हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जमात इस्लामी जो है उसको तो चाहिए कि ये जो अभी अता तारड़ साहब ने ऐलान किया है मुज़ाकराती कमेटी का, तो उस पर पहले तो वो जाके उनका शुक्रिया अदा करें कि हमारा एहतजाज कामयाब, आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से हमारा एहतजाज कामयाब हो गया। दूसरी बात ये है कि ये पुरअमन एहतजाज हर दौर में, हर वक्त जब देखिए ये जमातें जब अपोजिशन में होती हैं तो उनका एक ही मुतालबा होता है कि जी पुरअमन एहतजाज हर अपोजिशन का हक़ है। तो मौजूदा हुकूमत को भी चाहिए कि अपोजिशन को उसका हक़ दे और पुरअमन एहतजाज कर दे। लेकिन मेरी अभी खुद अपनी भी फ़ोन पे अता तारड़ साहब से बात हुई है, उनका ख्याल है कि मुज़ाकरात जो हैं हो जाएंगे कामयाब और हुकूमत इस मामले को जमात इस्लामी के साथ मिलकर सेटल डाउन कर लेगी।
ठीक है, लेकिन एक तरफ हमने आज पीटीआई ने भी ऐलान कर रखा था एहतजाज का, उनको एनओसी नहीं मिला तो वो भी एहतजाज कॉल ऑफ कर देते हैं, दूसरी तरफ किसी और को एनओसी मिले ना मिले वो आके कर लेते हैं। ये पीटीआई की कमजोरी है या फिर बेहतर हिकमत अमली है कि बगैर इजाजत के वो एहतजाज नहीं करना चाहते? देखिए, पीटीआई जो है ना उसकी हिकमत अमली तो नहीं मैं समझूंगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो लोग फिर करते हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई का जो कारकुन है आम, उसकी ये बात आज साबित हो गई है कि पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है वो वाकई शायद एहतजाज करने में, प्रोटेस्ट करने में या अपने लीडर को छुड़वाने में, उसकी रहाई के लिए संजीदा नहीं है। देखिए, अगर जमात इस्लामी पीटीआई से कई गुना छोटी जमात होगी इतना भरपूर शो कर सकती है तमाम पाबंदियों में भी, तो फिर पीटीआई क्यों नहीं कर सकती? पीटीआई ने आज कॉल फिर वापस ले ली। अब उसकी वजह वो तो जी उसकी कुछ भी बयान करें, लेकिन आज जमात इस्लामी ने जहां एक तरफ अपना शो किया, वहीं उसने पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप की भी कलई खोल के रख दी। और ये बात साबित हो गई है कि वो बहाना ज़रूर इसको बना लेते हैं, लेकिन असल में शायद उन्हें अपने पे ना यकीन नहीं है या वो करना नहीं चाहते। बल्कि मज़े की बात ये है कि बाकी जमातों में तो ये सूरत हाल होती है कि क़यादत कॉल देती है और कारकुनों को कहती है, मोबिलाइज करती है, मोटिवेट करती है कि आप एहतजाज में आए। यहाँ पर उल्टा हिसाब है, कारकुन क़यादत के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि आप हमें कॉल दें, हम आना चाहते हैं, लेकिन क़यादत जो है वो इससे कुछ हमें पीछे पीछे नजर आती है। इसकी वजह क्या है? डॉक्टर निसार अहमद जट साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आज शिरकत करें, आपको बहुत खुशामदीद कहती हूँ। आज यहीं से ही ज़रा आपने कमेंट सुना होगा इमरान साहब का भी और मेरा भी। हम लोग आज इस मौजू पे बात कर रहे थे कि जब जमात इस्लामी, टीएलपी, बाकी हर जमात आके बाहर सड़क पर एहतजाज कर सकती है, कोई भी एक्टिविटी करना चाहे कर सकती है, तो आप लोग क्यों एनओसी के मामलों में पड़े रहते हैं, जबकि आपको मालूम है कि इस वक्त हुकूमत एनओसी तो आपको किसी तौर भी देगी नहीं? तो ये क़यादत की कमज़ोरी है? अब सारे ये सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसे नहीं, ये कमज़ोरी नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जितना जुल्म और जबर हम लोगों ने फेस किया है, हमारे कारकुनान ने फेस किया है, ये देखें ना कि अब ये कॉल थोड़ी सी भी हमने जैसे कहा कि जी हमने कॉल देनी है, इस्लामाबाद में हमने जलसा करना है, तो ये 3 दिन से पिछले 3 दिन से इन्होंने क्या किया कि हमारे कारकुनान के घरों पे रेड्स करना शुरू कर दिए, झूठे मुकदमात बनाना शुरू कर दिए, और जो जुल्म और जबर 9 मई से लेकर इलेक्शन से लेकर आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है, वो फिर सारा का सारा रिपीट हुआ। और हम हर सूरत ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई ऐसी चिंगारी या ऐसी कोई बात ना करें जिससे मुल्क में जो है अब वो अनसर्टेनिटी जो है वो मज़ीद बढ़ जाए। हालात तो हुकूमत के आपके सामने, हुकूमत डिलीवर करने में मुकम्मल तरीके से नाकाम जा रही है। पाकिस्तान की आवाम वैसे ही तंग आ चुकी है। इलेक्शन आपका जो है वो सारा रिग्ड हो चुका है, वो अनाउंस हो चुका है कि ये रिग इलेक्शन है, 47, कोई बात ढकी छुपी नहीं रही। हम उस चिंगारी से बचना चाह रहे हैं, जो चिंगारी हम समझते हैं कि अगर लग गई और जो मुल्क में नुकसान होगा, शायद उसका अजाला जो है वो पाकिस्तान के अवाम जो है और मुस्तकबिल में कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। किस तरफ आपका इशारा है डॉक्टर साहब? आप किस तरफ इशारा करें? किस बात का खदशा है डॉक्टर साहब? क्योंकि बाकी भी तो सब एहतजाज कर रहे हैं, आप भी अगर एहतजाज करेंगे तो हुकूमत वक्त के ऊपर प्रेशर ही पड़ता है कि भाई बिल इतने बढ़ गए हैं, वो मजबूर होते हैं कि कोई फैसले पे नजरसानी करें। आपको किस बात का खदशा है? देखिए मेरी बात सुने, उन दूसरों ने यहाँ पर जेयूआई ने जब एहतजाज किया था ना, तो उन्होंने आकर एहतजाज किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जबकि ये कहते हैं कि डी चौक के करीब भी हम किसी को नहीं घूमने देंगे। मरियम नवाज साहबा ने वहां पर खड़े होकर स्पीच की, ठीक है जी, वो सारा करके आए, उनको फैसिलिटेट किया गया, अकोमोडेट किया गया। हमारी जब कॉल आती है, हमारे घरों में पुलिस भेज दी जाती है, हम पर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, हमारे कारकुनानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हमारे साथ जो इनका जो मामला है वो पर्सनल की तरफ, ये तो कल जमात इस्लामी के साथ भी हुआ है डॉक्टर साहब, उनके भी कल कारकुन रात से पकड़े जा रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, आज भी उनके कारकुन पकड़े गए हैं मुजाहिरों से। तो ये तो होगा, आप ये तो नहीं समझें कि वो आपको फ्री हैंड दे देंगे कि आप जैसे मर्जी एहतजाज करते फिरें, लेकिन आपके पास इसके अलावा भी कोई स्ट्रैटेजी?
देखिए मेरी बात सुने, एहतजाज जो है हमारा, हम भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, हम सारे काम कर रहे हैं, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहते हैं। हमारा कोई ये पहला एहतजाज नहीं है कि जो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, हम मुसलसल अपना रिकॉर्ड कराते जा रहे हैं। हम उस शिद्दत और इंतशार से बचना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई टकराव दोबारा अवाम का और बराह रास्त हुकूमत का हुआ जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे, क्योंकि हमारे एहतजाज को ये एहतजाज समझते नहीं है ना। अगर तो जमात इस्लामी का जैसे एहतजाज हुआ तो उन्होंने अगर गिरफ्तारी की, दूसरी तरफ मिन्नत समाजत भी, हम जब एहतजाज करते हैं तो वो हमें दहशतगर्द भी कह देते हैं, हम पर झूठे मुकदमात भी बनाते हैं, और हम उस शिद्दत से बचना चाह रहे हैं हकीकी मानों में जो मुल्क को नुकसान पहुंचाते, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, हम उस शिद्दत की तरफ नहीं जाना चाह रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है, एक मरतबा हमें इजाजत मिल गई और हमारा कारकुन जो है वो बाहर निकला, उसे थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो गया, तो यकीनन हमारा जो एहतजाज है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा इंशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये है कि आप इसलिए तो नहीं परेशान होते कि 9 मई को जिस तरह के वाक़यात हुए हैं, तो फिर अगर आपको एहतजाज की कॉल दें तो आपके कारकुन या लीडरशिप फिर कोई ऐसा वाक़या ना कर लें कि आपको फिर भुगतना पड़े? देखें किसी हद तक हम नहीं, देखें 9 मई में हमारे साथ एक साजिश हुई है, हम उसकी इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं और आज से नहीं डे 1 से डिमांड कर रहे हैं। अगर आज 9 मई की इंक्वायरी हो जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं कि हमने वहाँ पे इंस्टॉलेशन पे हमले किए या हम कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी आर्मी जो है हम कोई प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और इसमें आपकी बात से मैं किसी हद तक एग्री करता हूँ कि हमारी जो कॉल होनी है उसमें हमें ये खदशा नजर आ रहा है कि कोई ऐसी शरारत, कोई ऐसी हरकत दोबारा ना हो कि जिससे दोबारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़े। तो हम बड़े मुतात अंदाज में डॉक्टर साहब ऑन कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, मुतात होना तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि ये जो एहतजाज की कॉल होते ही दफ़ा 144 पंजाब में नाफिज कर दी गई और इस्लामाबाद में कंटेनर खड़े कर दिए गए, तो आप क्या समझते हैं, वाकई कोई दहशतगर्दी का खतरा था कि सिर्फ अपोजिशन के एहतजाज को रोकने के लिए? नहीं सर, मैं आपको क्लियर कर दूं, हुकूमत बेबस नजर आ रही है। हुकूमत जो है, हुकूमत बहुत कमजोर स्टेज पे खड़ी है, उनको खतरा है, वो डरी हुई है इस तरह के इकदाम। देखें ना, हमारे दौर में बिलावल भुट्टो साहब ने भी मार्च किया, वो यहाँ इस्लामाबाद तक आए और उन्होंने पुरअमन तरीके से हमने उनको स्पेस दी कि आएँ, आप आकर करें। मरियम बीबी ने किया, हमने उनको स्पेस दी, हमने कहा जी आप आए, बिल्कुल अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। तो मेरा ख्याल है कि यह हमारा राइट बनता है, अवाम का राइट बनता है। अगर अवाम परेशान है, वो एहतजाज करना चाहती है, तो ये उनका राइट बनता है। हुकूमत डरी हुई ऐसे फैसले कर रही है कि वो ताकत का इस्तेमाल करती है, बेजा ताकत का इस्तेमाल करने के बाद वो समझती है कि जी हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। डॉक्टर साहब, वैसे आपके अपने जो कारकुन हैं वो भी तो नाराज हो रहे हैं ना। मैं फॉलो कर रही होती हूँ, देख रही हूँ चीज़ें, आपके तो कारकुन खुद ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों की क़यादत क्यों नहीं बाहर निकल रही, वो तो उल्टा आपके ऊपर जोर डाल रहे हैं कि आप निकलें, और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हम मसलतों में पड़ गए। तो ये तो वो हमेशा आपको खदशा रहेगा, जिसका मतलब कभी भी आप एहतजाज नहीं करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, हम अपने कारकुनान के जज्बात का एहतराम करते हैं। हमें इस बात का पता है कि जब हमने अग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू पे आकर हमने अपना कॉल दी, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। हम अपने कारकुनान को अग्रेसिव टोन पर नहीं लेकर जाना चाहते। हम बड़े मुतात अंदाज से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और यकीनन हम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम किसी न किसी पॉइंट, कभी हम लॉन्ग मार्च करते हैं, कभी हम सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करते हैं। हम बिल्कुल इस बात पे मुहतात हैं कि हमारा जो वर्कर है, पीटीआई का जो वर्कर है, वो बड़ी एग्रेसिव टोन पर खड़ा है, और अगर हमने कोई ऐसी कॉल दे दी कि जिससे वो शिद्दत में आकर वो बाहर निकले, तो उससे क्लैश और उससे खदशा है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर हमने कोई ऐसी कॉल दे दी कि जिससे वो शिद्दत में आकर वो बाहर निकले, तो उससे क्लैश और उससे खदशा है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप तो ये समझते हैं कि कारकुन बड़ा एग्रेसिव है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे बानी चेयरमैन जो हैं, अब उनकी एग्रेसिवनेस जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, एग्रेशन कम हो रही है। अब तो उन्होंने आज आर्मी चीफ को भी, अलीमा खान साहबा ने जो पैगाम पढ़ के सुनाया और उन्होंने कहा कि भिजवाया,
तो वो तो उनसे भी कह रहे हैं कि साढ़े ते हथ होला करो। कि उस वक्त के जो वजीर दाखिला थे वो वजीर कानून थे जिस वक्त साने मॉडल टाउन हुआ था, और साने मॉडल टाउन में अवाम को और पुलिस को लड़ाया गया। वही साजिशी अनासर, वही साजिश जो है 9 मई के वाकयात में हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जज्बात में आकर बाहर निकला, ट्रैप हुआ, ट्रैप होने के बाद 9 मई जैसा सानिया हो गया। ना कि हम हुकूमत को कहें कि जी हमारी हुकूमत का तो इसमें मामला ही नहीं था। देखें ना, 9 मई के वाकयात में कहीं भी आपको हुकूमत नजर नहीं आ रही। हमारी ख्वाहिश आज भी है कि हम 9 मई के वाकयात को, क्योंकि देखें ये अगर मुझ पे इल्जाम आपकी बात अगर मैं मान भी लूं डॉक्टर साहब, या मैं मतलब कि मैं मुझ पे अगर ऐसा इल्जाम लगता है, आपकी बात मैं मान लेती हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे एक सवाल का फिर इस पे जवाब चाहिए कि अगर मामला सिर्फ यही था कि आप तो कभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट तहरीक नहीं चला रहे थे, बल्कि आप लोगों को ज़बरदस्ती आमने सामने करवा दिया गया, अगर ये आपका आर्गुमेंट मांग लें तो तब भी खान साहब के जो ये स्टेटमेंट थे कि अगर मुझे कुछ हुआ, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ, और बाहर के अखबारों में उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिए कि उसके जिम्मेदार आर्मी चीफ होंगे, उसकी जिम्मेदार अस्करी क़यादत है, आप पे उन पे जो कातलाना हमला हुआ वो किन किन को नामजद करना चाह रहे थे, वो नाम आपको पता है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जी हमारा आर्मी के साथ, आप वही आर्मी चीफ आप कह रहे हैं कि जी हमारा उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि पहले इतने संगीन इल्जाम लगाए खान साहब ने। आर्मी चीफ साहब, हम तो टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर एक क्लैरिटी चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान में आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है जो कि साबित है और पार्लियामेंट में हमारी मेजॉरिटी है, हम बैठे हैं, अवाम ने वोट दिया है तो हम बैठे हैं, तो अगर हम ये तकाजा करते हैं तो फिर आप पहले इल्जामात ना लगाते ना, एक बात करते या तो इल्जाम ना लगाते और कहते भी हमारा कभी भी आपसे प्रॉब्लम नहीं रहा। जब आप इल्जाम भी लगा रहे हैं उनके ऊपर संगीन, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी हमारा आपसे तो हम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये कैसे है कि कल आप इल्जाम इतने संगीन लगा दें, आज आप कहते हैं हमारा तो आपके साथ कोई मसला ही नहीं? ये तो दो मुतजाद बातें हो गई ना। हम सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे बिलीव करते हैं, तो हम ट्रांसपेरेंसी के डिमांड करना, शफाफियत की डिमांड करना, और अगर 9 मई जैसे साने पर अगर हम अपने पाकिस्तान आर्मी अपनी स्टैब्लिशमेंट के साथ बैठकर क्लैरिटी करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये कि बैकडोर चैनल नहीं यूज हो रहा, ये तो टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर बात हो रही है और हम ओपन करके बात कर रहे हैं। हम जमहूरी लोग हैं, डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमारी डेमोक्रेटिक जमात है, तो इसमें बात करने में कोई हर्ज भी नहीं। मैं एक बात आपको बता दूं, सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे बिलीव करना ये प्रिंसिपल है, और अगर हम ये न्यूट्रल्स की ख्वाहिश करते हैं तो ये ख्वाहिश, ये मेरी ये ख्वाहिश नहीं, ये पाकिस्तान का आइन कहता है कि उनका काम वो करें, हमारा काम हम करें। आज अगर पाकिस्तान में आप ओपन डिबेट करके देख लें, जितनी भी जर्नलिज्म है, आप अगर ओपन होकर बात करके देख लें तो मेरा ख्याल है कि आपको 99% ये पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि सियासतदानों को काम करने दिया जाए, वो अपना काम करें। सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि आप लोग निजी महफिलों में ये कह रहे हैं कि हमारी तो बात हो गई है, और जो तासुर बहुत सारे ये फजूल बातें हैं, ये किसी ने नहीं कहा। ये जब कोई मामला आपका कोई ऐसा मामला आपका सेटलमेंट की तरफ जाता है या हम कोई डिमांड करते हैं तो हम पे ये इल्जाम आयद कर देना शुरू कर देते हैं कि जी आप निजी महफिलों में ये बात, हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई। तो फिर अगर आपकी एक फरीक के साथ लड़ाई है तो दूसरी तरफ आप कहते हैं वो न्यूट्रल हो जाए, वो न्यूट्रल कैसे हो? सर वो लड़ाई साजिश है, उस लड़ाई में साजिश हुई है, हमारे वर्कर के जज्बात को उजागर करके उसको ट्रैप किया गया है। हम इस बात की क्लैरिटी चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उसके बाद आप लोग सिर्फ वहां पे नहीं रुके सर, उसके बाद आप लोगों ने कहा कि आपका सारा इलेक्शन चोरी हुआ, वो इल्जाम आप किस पे लगाते हैं? फिर आप कहते हैं आपके बंदे उठाए गए, वो इल्जाम किस पे लगाते हैं? वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई वो किसने करवाई? फॉर्म 45 ये सारा कुछ 9 मई को तो नहीं हुआ पे आप बिलीव नहीं करते? नहीं, हम करते हैं सर। मैं मुझे पता है कि आपके साथ किसने क्या किया है, आप लोग भूल रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए याद दिला रही हूँ कि ये सारी चीजें आप सिर्फ 9 मई का मामला नहीं था, उसके बाद लगातार जो आप लोगों की पार्टी के साथ एक मामला रहा है उसका इल्जाम आप किस पे देते रहे हैं वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। आज आप कह रहे हैं कि हमारी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं, तो आपके बंदे कौन उठा रहा था ये आप लोग हमें बता रहे थे कि कौन उठा रहा है, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहा था, वो आप लोगों ने मैं बता देता हूँ। उसका टोटल बेनिफिशियरी को छोड़े करवाया किसने ये बताएं ना। डॉक्टर साहब लड़ाई आपकी उसके साथ है या नहीं है? डॉक्टर साहब बेनिफिशरी तो आप भी रहे हैं ना, माजी में आपने भी बेनिफिशरी पूरी आप रहे हैं, तरीके इंसाफ भी रही है, बात माजी की नहीं है।
बात तो इस वक्त सर मौजूदा हाल की। हमने इस तरह 9 मई के झूठे मुकदमात बना के FIR देकर घरों में घुसकर हुकूमत नहीं हासिल की थी। हमने एक इलेक्शन लड़ा था, पुरअमन इलेक्शन हुआ था, उसमें 2018 में इलेक्शन में नतायज आए, हमने हुकूमत कर ली। ये तो आप FIR देकर हमारे कारकुनान को मारा गया, हमें मारा गया, पीटा गया, जेलों में डाला गया। इस जुल्म और जबर की अगर मैं डेफिनेट बयान करना चाहूं तो आपसे कोई बात ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान में 9 मई के वाक़े हमें तो याद है सर, पर हमें लग रहा है आप भूल रहे हैं, जितना बेनिफिशियरी नून लीग में कोई भी जमात नहीं रही कि ये किसी ने लड़वाया था या आप लोगों की अपनी लड़ाई थी। ये तो अब सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है कि आप लोग कहते रहे हैं कि आपकी लड़ाई इन लोगों से नहीं है, जिनसे है उन्हीं से आप बात करना चाहते थे। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो उनसे है जो कि इसके बेनिफिशियरी हैं। 9 मई के बाद हम अपनी क्लैरिटी, जब तक हम अपने आप को क्लियर नहीं कर लेते, हमारा तो तनाजा वहीं का वहीं खड़े रहना है। डॉक्टर साहब सुलह तो डिनाई नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब सुलह तो हो भी नहीं ना सकती ऐसे जैसे आप कहते हैं। बात ये है कि 9 मई के वाकयात तो हुए हैं ना, वहाँ कोर कमांडर हाउस में जो हुआ, चीज़ें हुई, दूसरे जगह पे जो मामला हुए, वो सब कुछ हुआ तो है और वीडियोस में मौजूद है कि कौन कौन है। आप ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल वो PTI के कोई भी बंदा उसमें था नहीं। चलें एक थोड़ा सा इससे अब आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल हमें ये बता दीजिए सर, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो हमें ये आके जलसों में बताते हैं कि जी हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, इमरान खान को भी रिहाई कराएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। बहुत उनके तुंदो तेज़ बयानात होते हैं। लेकिन अता तारड़ साहब ये कहते हैं कि वो इजलास में बिल्कुल मुख्तलिफ वज़ीर आला होते हैं, वहाँ पर वो हर चीज़ को अग्री भी करते हैं और वो कोई हमें उस तरह से उनकी तरफ से एग्रेसिव स्टेटमेंट नज़र नहीं आता। आपको इस पे क्या कहना है कि इस मामले पर आप लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे ऑपरेशन के मामले? नहीं, आज अली अमीन गंडापुर ने एक जलसा किया है KPK में, आपने उस स्टेटमेंट सुन भी ली होगी। उन्होंने एपेक्स कमेटी में जो अपना जो 12 या 14 नुकाती एजेंडा था वो उन्होंने वहां पर अपना दिखाया। उन्होंने एक एजेंडे में पॉइंट नंबर 1 पर उन्होंने क्लियर किया कि जी ये ऑपरेशन जो है वो हमारी जो सूबे की एजेंसीज हैं और वो उनको हमने अपर हैंड देना है और वो अपर हैंड उन्होंने उसमें शो किया। अता तारड़ साहब की बात को बिल्कुल उन्होंने जो वहां पर जो एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ वही आज उन्होंने जलसे में अनाउंस किया। इसमें दूसरी राय तो उन्होंने शो ही नहीं की। लेकिन अगर उस एपेक्स कमेटी में फैसला जो हुआ उसको अगर आप बाईपास करके अपने फैसला को नया ऑपरेशन शुरू करेंगे तो उन्होंने उसको डिनाई किया। अच्छा डॉक्टर साहब आखिरी डॉक्टर साहब ये बता दें कि उमर अयूब साहब ने कहा तैयारी फड़ लो, नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होंगे, वजीर कानून इसकी नफी करते हैं, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि चलें वो उनका मौकफ हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं समझता हूं कि हम समझते हैं कि दो चीजें हैं। हुकूमत अगर तो शफाफियत के साथ फॉर्म 45, क्योंकि देखें जितनी जमातें हैं, जो वो JUI हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी जमात हो, वो चाहे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर हैं, वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ऊपर वो पूरा वो कहते हैं कि जी इसकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर तो हुकूमत इसके ऊपर इंक्वायरी करा लेगी, ट्राइब्यूनल्स इसके ऊपर अपनी राय दे देंगे, फैसला दे देंगे, जो जिसका वोट निकला, जिस पड़ा है उसका वोट निकल आएगा, वो हुकूमत कर लेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। और अगर ये लेकिन ये वैसे उमर अयूब का बयान नहीं था सिर्फ, ये खान साहब का भी स्टेटमेंट है, तो इससे तो है कि उन्होंने भी अपना कुछ ना कुछ माइंड मेकअप किया। लेकिन बहरहाल डॉक्टर निसार अहमद जट साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। ऑपोजिशन के मामला तो हमने पहले हिस्से में डिस्कस किए, हम ज़रा हुकूमत के मामला भी डिस्कस करते हैं। बरार साहब, हुकूमत की तरफ से भी सब अच्छा नहीं है, एक डिस्कम्फर्ट है जो हमें नज़र आ रहा है, मुश्किल सूरत हाल है, और ये भी खबरें हैं कि जो कैबिनेट है वहाँ पे भी सब मामला कोई स्मूथली रन नहीं होते। आपके पास क्या वाकफाने हाल है?
समीना देखिए, हमारे वाकफान आल जो हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है कैबिनेट में उस तरह से तो कोई ये नहीं है कि जी प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बात करें तो कैबिनेट उस पर बड़ा हो जाती है, लेकिन विद इन मुस्लिम लीग नून ये ज़रूर एक बेचैनी पाई जाती है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे सीनियर लोग, ख़ास तौर पर वो लोग जो मियाँ नवाज शरीफ के बहुत करीबी समझे जाते हैं, उनका ये मानना है कि ये जो मामला है इस वक्त हुकूमत में, उसमें मुस्लिम लीग नून के लिए सिर्फ घाटा ही घाटा है। वो ये समझते हैं कि अगर कोई भी सूरत हाल हो और अगले इलेक्शन होते हैं तो फिर उसमें अगर यही सूरत हाल रही तो मुस्लिम लीग नून का जो पॉलिटिकल सरमाया थोड़ा बहुत रह गया है वो भी उसे भी नुकसान पहुँचेगा। और ख़ास तौर पर इस ज़मीन में जो दो नाम सामने आते हैं वो इंतहाई करीबी जो ज़राए हैं शरीफ बरादरान के, उनका ये कहना है कि अपने जो है उनके समधी इसहाक डार साहब और उसके बाद एहसन इकबाल साहब, ये दोनों जो हैं इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इस सतह पे पहुंच चुके हैं, ख़ास तौर पे इसहाक डार साहब के शायद ये कैबिनेट से रिज़ाइन भी कर दें, हालांकि इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि वो सोच रहे हैं ये दोनों हजरात के हाँ जी, मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, उसको तंजीमी उस पर करने के लिए और ये बचा के रखने के लिए कि देखें जी हम तो हुकूमत में थे लेकिन हम तो उस वक्त भी इख्तलाफ रख रहे थे और ये चीज़ें थी। तो ये मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो सोच है ये हुकूमत को ज़रूर परेशान किए हुए। और इस ज़िमन में शरीफ बरादरान आपस में भी ये मामला जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये मामला जो है इसको किस तरह से बेहतर अंदाज में चलाया जाए कि जिससे मुस्लिम लीग नून मजबूत हो, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत जो है उस पर तो उन्हें एतराज़ात हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत जो है उसको मियाँ नवाज शरीफ और उनकी पूरी टीम की भी पूरी सपोर्ट हासिल है। तो ये बड़ा एक अजीब सा मामला इस वक्त मुस्लिम लीग नून में हुआ है कि उन्हें वफाकी हुकूमत में अपनी शामिल रहने पे अपनी कारकर्दगी पे एतराज़ है या वो समझते हैं कि इससे उन्हें पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है, लेकिन पंजाब हुकूमत वो ये समझते हैं कि पंजाब क्योंकि एक ऐसा सूबा है कि जहां उनकी ग्रिप होनी चाहिए, वो पंजाब हुकूमत में अभी मजीद रहना चाहिए। इमरान साहब वैसे अगर आप विफाक में परफॉर्म नहीं करेंगे तो अल्टीमेट आपको सूबे में भी लिवरेज नहीं मिलेगा। अगर महंगाई है, बिजली का बिल आ रहा है, तो आप पंजाब में, वैसे तो मैं इस बात पे भी कोई मुत्तफिक नहीं हूँ कि पंजाब में बहुत अच्छा परफॉर्म हो रहा है, लेकिन अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये मान भी लेंगे जी पंजाब में बड़ा कोई ज़बरदस्त काम हो भी रहा हो, तो जब बिजली का बिल आएगा विफाक से जो तयशुदा निर्ख है उसके मुताबिक, जब जो महंगाई हो रही होगी विफाक की वजह से, पेट्रोल का जो आपको खर्चा देना पड़ेगा, जो सारा वो तो आपका असर सारा निकल जाएगा। समीना देखिए, असल में 18वीं तरमीम के बाद ना अब अगर जो देखिए ढांचा बन चुका है वो यही है कि मीठा मीठा हप हप करवा थू सूबे जो है, लेकिन अवाम नहीं ना इतना बारीक बीनी में जाके देखेगी कि ये मसला चूंकि पंजाब का नहीं था, ये सूबे का। मैं ये तो कह नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ देखिए मुस्लिम लीग अवाम के लिए तो सिंपल ये बात है, उसको ये पता है मेरा गुजारा मुश्किल हो रहा है, ये नून की हुकूमत है। देखिए मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई, अवाम को इससे सरोकार नहीं है कि पंजाब में क्या हुआ और वफाक में क्या हुआ। Exactly. अवाम को तो ये है कि उनको बिजली का बिल कितना आ रहा है। आज देखें जमात इस्लामी अपना शो कामयाब करने में क्यों कामयाब हुई, क्योंकि लोग महंगाई से सताए हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कि आज सुबह मुझे घर में मेरी बेगम कह रही थी कि वो मैंने टमाटर मंगवाए हैं तो 200 रुपए किलो फिर टमाटर हो गए हैं। यानी मामला ये है कि हर घर में महंगाई जो है उसने लोगों को परेशान किया हुआ है। तो ये जो मामला है ये चीज़ें अल्टीमेटली तो हुकूमत के खाते में ही जाएंगी ना, इसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि जो मौजूदा हुकूमत है चाहे किसकी। मैं कहता हूँ जी आप ये देखेंगे मियाँ शहबाज शरीफ दिन रात लगे होंगे, उनकी टीम दिन रात लगी हुई है, लेकिन अल्टीमेटली जब तक को बाहर से सरमायाकारी इमरान साहब, हम तो जब टीवी खोलते हैं हमें तो यही नजर आ रहा है, आज हम पीटीआई के खिलाफ ये कर रहे हैं, आज हम पीटीआई के खिलाफ ये कर रहे हैं, आज हम पीटीआई के खिलाफ ये कर रहे हैं। कोई हमें फोकस नजर नहीं आता कि आप अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं। हमें ये नजर आता है कि आप हर रोज एक नया शोशा लेकर आ जाते हैं कि आज हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं, आज हम आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं, अगले दिन आ जाते हैं आज हम एहतजाज नहीं करने देंगे, हम पुलिस भेज रहे हैं, 5वें दिन आ जाते हैं आज हमने ये नए केस बना दिए हैं, 6ठे दिन आ जाते हैं कि आज हमने वो जो फलां अदालत ने उनको रिहाई दी है उसके ऊपर हमने एहतजाज करना है। समीना प्रॉब्लम क्या है, यही प्रॉब्लम है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है जब तक खुद हुकूमत नहीं आने दे रही। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, हुकूमत भी नहीं आने दे रही, अपोजिशन में है ही नहीं। अपोजिशन तो काम ही होता है ना, वो तो हर वक्त मचाते हैं शोर। हुकूमत जो है, ये पहली हुकूमत है जो हर वक्त अपने आप को इंस्टेबिलिटी में रखती है। हुकूमत जो है देखें उस वक्त हुकूमत के हाथ दोनों तरफ से बंधे हुए हैं।
ना कोई सरमायाकारी आ रही है, ना कोई उनके मामलात हो रहे हैं। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिजली के बिल जो है IMF के साथ आपने जो शराइत मानी है, अब वो उस पर जैसे जैसे अमल हो रहा है वैसे वैसे लोगों की चीखें निकल रही हैं। अच्छा साहब, अभी हमने ये 9 मई पे इस पे भी बड़ी बात की, कल हमने इस पे वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, क्योंकि एक बड़ा फैसला लाहौर हाई कोर्ट से आया। इमरान खान साहब के 9 मई के जो जिस्मानी रिमांड थे 12 मुकदमात में, वो कलअदम करार दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं कि रिमांड कलअदम हुए, बल्कि जो पूरे केस की अगर आप देखें जो हेयरिंग हुई है और जो ऑर्डर्स भी आए, जो रिमार्क्स भी आए, जो चीज़ें सामने ऑर्डर की भी आई हैं, वो तो ऐसे लग रहा है वो कह रहे किसी चीज़ को आप इस्टेब्लिश ही नहीं कर सक रहे हैं, कोई लिंक ही नहीं बना पा रहे इमरान खान का 9 मई के साथ, आपके पास कोई शवाहिद ही नहीं है। और ये जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि वाक़तन उन्होंने कोई चीज़ ऐसी पेश नहीं की अदालत को सामने रख के कि जी ये शवाहिद हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो फैसला रिटेन रखते। तो ये तो जो हुकूमत का पूरा एक नैरेटिव बिल्ड हुआ था, ये तो वो सारा ऐसा लग रहा है कि इस फैसले से जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आया वो तो बड़ा कमज़ोर पड़ गया। समीना देखें, बात ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है ना, इसको आप एक सेकंड के लिए साइड पे भी रख देना। होता ये है कि जब सियासी लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो तोना लगाने के लिए बगैर किसी शवाहिद के, बगैर किसी सबूत के, बस ये होता फ़ौरन ये मुकदमात हो जाएं। मुकदमात बनाते वक्त उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली मुल्ज़िम फरीक को ही होता है या उन पॉलिटिकल लोगों को ही होता है। अब इमरान खान साहब के बारे में ये फैसला तो अदालतें ही करेंगी कि वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, नहीं थे, प्लानिंग में थे, क्योंकि इमरान खान खुद तो कहीं नहीं गए। मैं तो हुकूमती नैरेटिव की बात कर रही हूं ना, वो तो चाहते हैं सारे लोग भी छूट जाएं, लेकिन 9 मई में इमरान खान जो है ना उनको सजा हो जाए। ना देखें, सजा किसी की ख्वाहिश पे नहीं होगी, सजा होनी है शवाहिद पे, सबूतों पे। अगर तो हुकूमत प्रोसिक्यूशन वहाँ पे साबित करने में कामयाब हो गए फिर तो ठीक है, अदरवाइज जिस फैसले का आपने जिक्र किया, देखिए 12 मुकदमात में एकदम से उनका रिमांड कलअदम करार देना PTI के लिए एक जीत है और हुकूमत के लिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक हार है। अब ये अपनी शिकस्त इसको तस्लीम करें या ना करें, लेकिन एक बात तो तय है कि एक सूबे की जो आला अदलिया है उसने तो उन्हें उसमें बरीउज़ुमा करार दे दिया। लिहाजा ये जो मामलात हैं, मैं फिर आपसे ये इसी वजह से हुकूमत ज्यादा परेशान हो रही है। नहीं, हुकूमत इस वजह से जो अदलिया की तरफ से फैसले आ रहे हैं उनके लिए डाइजेस्ट करने मुश्किल है, उनको बयानिए को भी झटके लग रहे हैं और उसके बाद फिर आगे तो नहीं नजर आ रहा है कि ट्रिब्यूनल से फैसले आ जाएंगे तो क्या बनेगा। अदलिया की तरफ से परेशान नहीं है, मेरा ख्याल है कि हुकूमत इसलिए ज्यादा परेशान है कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट कि आपस में जो रिफ्ट चल रही है और उसके बाद फिर देखें मुअज़्ज़ज़ जज उसका नज़ला तो हुकूमत पे ही मैं यही कह रहा हूँ, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के जो आपस में रिफ्ट है, आप ये देखें कि बहुत सारी खबरें, इवन अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को और जस्टिस सतर मिनल्ला साहब को देखें और दूसरे जज साहबान, तो ये जो है मामला तो उसमें लग ऐसे रहा है कि शायद ये आपस की लड़ाइयाँ जो है ना, ये भी मुकदमात पे असरअंदाज हो रही हैं और ये भी वहाँ पे मामला जो है फैसले। मैं जो आपसे स्पेसिफिक बात कर रही थी वो मैं ये कह रही थी कि उसकी रीजंस जो भी हैं, मुकदमात के ऊपर जिस तरह भी असर हो रहा है या नहीं हो रहा, कहने का मकसद ये कि उससे हुकूमत की हालत परेशान कुन इसलिए हो जाती है कि उन्हें ये डर लगता है कि उसका जो सारा अल्टीमेट नज़ला होगा वो कोई उनके ऊपर ना गिरे। लेकिन इसका हमें एक शाखसाना मखसूस नशिस्तों के सिलसिले में नज़र तो आ रहा है, उसमें हुकूमत को एक बड़ा झटका भी लगा है और आईनी करने का जो उनका एक पूरा एम्बिशन था वो भी ज़ाहिर है काफ़ी हद तक पसे पुश चला गया। लेकिन अभी भी लड़ाई जारी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एक रुजू डाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, क्या मखसूस नशिस्तें वापस PTI को मिलेंगी या फिर हुकूमत को इसमें नकब लगाने में कामयाब हो जाएगी? इसके ऊपर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। तो जैसे कि हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी गौर व फिक्र के बाद जो 39 अराकीन थे PTI के उनको तो नोटिफाई कर दिया है एज PTI अराकीन और उनको एक पार्लिमानी जमात भी तस्लीम किया। लेकिन जो बाकी 41 लोग जिनके बयान हल्फी जमा कराए गए उनके बारे में उनका कहना है कि वो कन्फ्यूज्ड हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस वक्त PTI का कोई तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं है। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं
वो ये समझते हैं कि वो दुरुस्त नहीं है, अभी तक कोई उनका स्ट्रक्चर उस तरह से नज़र नहीं आ रहा, कोई पूरा एक जिसको आप कह लें ढांचा, जिससे वो कहें कि जी ये चेयरमैन हैं, इनके दस्तखत हुए हुए हैं। तो वो कहते हैं जी हम कंफ्यूज हैं, कैसे हम इनको मान लें कि ये पीटीआई के हैं, इसके लिए हमें रुजू करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब उन्होंने इसके सिलसिले में दरख्वास्त भी डाल दी। इमरान साहब, ये क्या सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स साबित होंगे या वाकई ये इतनी कोई प्रॉब्लमैटिक बात है कि वाकई समझना बड़ा मुश्किल हो गया इनके लिए? समीना, देखिए पहली बात तो ये है कि बहुत ही अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद शुरू कर दिया और जो 39 अरकान हैं उनका नोटिफिकेशन भी कर दिया और उन्होंने तस्लीम कर लिया। अब आ जाते हैं बाकी 41। तो ईमानदारी की बात तो यही है कि ये जो 41 लोग हैं, इसमें जो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी जब ये फैसला हुआ था तो उस वक्त फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने जो 2 रोज़ा इजलास बुलाया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने डिस्कस की थी और उन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ इबहाम हैं, वही इबहाम दूर करने के लिए अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट वो उनके सवालात के जवाब जब दे देगी, उनको समझा देंगे तो ये भी मामला हल हो जाएगा। लेकिन नहीं, इतना ही मुश्किल सवाल था कि उन्हें समझ नहीं आ रही है, इसके पीछे बेसिकली बदनीयती है। नहीं देखें, मैं तो ये नहीं समझता बदनीयती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका काम है, देखें किसी आपकी या मेरी ख्वाहिश पे उन्होंने नहीं चलना, उन्होंने अपने कानूनी तकाजे पूरे कर दें और अगर वो समझते हैं कि इस पे लेकिन इमरान साहब, जो पिछले 39 लोग जो उन्होंने मान लिए पीटीआई के, उनके ऊपर किसके सिग्नेचर हैं? उन्होंने तो खुद अपना हल्फिया बयान दिया हुआ है ना। हाँ जी, वो हल्फिया बयान उन्होंने दोबारा दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि वो जो हल्फिया बयान है, जो प्रॉब्लम उन्होंने लिखी है ना उसमें रुजू में, वो ये लिखी है कि जो अब बयान हल्फी जमा कराए हैं उसके ऊपर बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन के दस्तखत हैं एज चेयरमैन। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन चूंकि अभी तक ओके नहीं हुए इलेक्शन कमीशन से, तो वो कह रहे हैं कि हम तो इनको नहीं चेयरमैन समझते, तो इसलिए हम वो जो एफिडेविट हैं उनको हम तस्लीम नहीं कर रहे। अब सवाल ये है कि जो 39 आपने तस्लीम किए हैं उसके ऊपर भी तो बैरिस्टर गौहर की दस्तखत थे, वो आपने कबूल कर लिए हैं। जो अगले 41 हैं वो आप कह रहे हैं कि हम नहीं कबूल कर रहे क्योंकि इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर के। अब आप आराम से जरा एक बात सुन लें। उनके इसलिए तस्लीम किए कि उन्होंने पहले भी इलेक्शन से पहले भी हल्फिया बयान दिए थे कि जनाब हम पीटीआई के हैं। बाकी जो 41 हैं उन्होंने हल्फिया बयान दिए थे कि हम पीटीआई के नहीं हैं, उन्होंने दूसरी जमातों के अल्फिया बयान दिए थे। अब इबहाम ये है कि जब उस वक्त उन्होंने ये अल्फिया बयान दिया और अब वो ये अल्फिया बयान दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एफिडेविट या अल्फिया बयान खुदा ना हास्ता जो मामले, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये बात नहीं है इमरान साहब, यही बात मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि मसला ये नहीं है कि 2 बयान है, वो तो जाहिर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जमा कराए हैं ना दूसरे वाले, कोई अपने शौक से तो नहीं आके, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको टाइम दिया और उन्होंने कहा है कि आप अपने बयान अल्फी जमा कराते, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर जमा कराए। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन अब ये पॉइंट बना रहा है कि इस वक्त चूंकि पीटीआई का कोई चेयरमैन ही नहीं है, तो लिहाजा इन बयान हल्फी के ऊपर जिस बंदे के सिग्नेचर हैं उसके हवाले से हम कैसे उसको तस्लीम करें कि ये पीटीआई का चेयरमैन है। तो अब ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये मसला नहीं है कि 2 बयान मैं अब यही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं यही ना आप जज है ना मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और 8 जजेस जो हैं उनको रहनुमाई का हक भी हासिल है। ये आपको लग रहा है कि सितंबर से पहले क्लियर हो जाएगा या डिले हो जाएगा? ये मामला भी डिले होगा। हाँ जी, चले ले जी नाज़रीन, इसी पॉइंट के ऊपर आज के प्रोग्राम को समेटते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।